तो भाई आज हमको मिला है कस्टमर द्वारा डैमेज किया हुआ फ्रिज। चलिए, ये है फ्रिज गोदरेज का। ठीक है। और यहाँ पे हम आपको दिखा दें किस तरह से डैमेज हुआ है। ये पहले देख लीजिए, इतना पानी इसमें ड्राई हो रहा है। और यहाँ पे कुछ आइस था, उनका कुछ सामान यहाँ चिपक गया था। ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे डैमेज किए हैं और इस हथियार से वो सामान को बाहर निकालने की कोशिश किए हैं और पेचकस से इस तरह से खुरच के। ठीक है, इस तरह से। तो इसको कैसे अब ठीक किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक गोदरेज का फ्रिज आया हुआ है। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम कुछ ऐसा है जो कि हम लोगों को इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और ये बहुत ही मुश्किल भी हो जाता है। और ये काम जो इसमें हुआ है वो कस्टमर द्वारा फॉल्ट किया गया है। अब देखिए, ये फ्रिज जब चलता है तो इसमें बर्फ आ जाता है। इसमें इसमें काफी बर्फ आ जाता है। ठीक है। तो अब वो बर्फ ना आए तो कस्टमर को एक बार दिखाना चाहिए। या तो इनका देख सकते हैं, ये इनका थर्मोस्टेट है जो रेगुलेटर एकदम कोल्ड पे किया गया, मतलब एकदम नॉर्मल किया गया है 1 नंबर पे। फिर भी इनके फ्रिज में आइस ज्यादा आ रहा था। इसमें जो भी सामान रख रहे थे वो भर जाता था आइस से, तो उनको खुरच के निकालना पड़ता था। ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने जब पेचकस लगाया तो इधर दिखा दें, ये देखिए यहाँ से तो डैमेज हो चुका था, बाकी यहाँ पचक गया है। यहाँ ये सब पूरा इसमें खोद खोद के आइस को हटाया जा रहा था। ठीक है। तो आज तो उनका फ्रिज डैमेज हो गया। कभी किए होंगे, थोड़ा बहुत निकाल उकाले होंगे, कुछ नहीं हुआ होगा। तो मैं बता दूं, ये जब प्रॉब्लम आती है फ्रिज में तो सबसे महंगा खर्चा पड़ता है और फ्रिज का चलने का उम्मीद कम रहता है। एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है। जब इस तरह का फॉल्ट आ रहा था, कोई मतलब कुछ सामान अपना छुड़ाने की वजह से चक्कू से जब मारते थे तो वो फ्रीजर लीक कर जाता था। अब उस पोजीशन पे होता क्या है कि फ्रीजर जब लीक हो जाता है तो यहाँ से जो गैस होता है फ्रिज के अंदर, वो मतलब जो गैस इसके अंदर रहता है वो तो बाहर निकल जाता है और फ्रिज चलता रहता है कंप्रेसर। ठीक है। तो जैसे ही लाइट कटती है और लाइट कटने के बाद फ्रिज के अंदर का जितना भी एयर होता है सब बाहर फेंक देता है कंप्रेसर होल के रास्ते। जैसे ही लाइट कटती है, बर्फ तो पिघल के पानी बना रहेगा। जैसे ही लाइट कटती है उसके बाद वो सारा पानी खींच लेता है फ्रीजर के अंदर। और उसके बाद पाइप के रास्ते वो कंप्रेसर के डिस्चार्ज तक पहुंच जाता है। कंप्रेसर के फिल्टर, पिनवाल, जो भी है, मतलब कैपिलरी, सब पूरे पाइपों में पानी भर जाता है। कंप्रेसर के ऑयल में भी पानी भर जाता है। ठीक है। तो उस पोजीशन पे इसमें ज्यादा खर्चा पड़ जाता है। आज भी वही हुआ है। अगर ये कस्टमर पहले ही कि हमारे फ्रिज में ज्यादा आइस आ जा रहा है, एकदम कम पे हम कर दिए रेगुलेटर, फिर भी एकदम ज्यादा आइस आ रहा है, अगर ये कह के अगर किसी टेक्नीशियन से वो बनवा लेते तो उनका इतना महंगा खर्चा नहीं पड़ता उनको। मतलब इस प्रकार से कोई परेशानी नहीं थी। अगर एक पॉइंट पे फ्रिज है तो इसके अंदर कोई बर्फ ही नहीं ज्यादा जमेगा। ठीक है। अगर जम भी जाता है मान लीजिए बाय द वे, तो उसका एक इलाज है, आप फ्रिज को ऑफ कर दीजिए, दरवाजा खोल दीजिए, थोड़ी देर में, बस ज्यादा नहीं 5 मिनट में वो सामान बाहर आ जाएगा, हाथ में आ जाएगा। अगर ज्यादा बर्फ में दबा हुआ है तो आप गर्म पानी करके इसके अंदर डाल सकते हैं, उस बर्फ को डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बर्फ को तो कोई भी सामान आसानी से मिल जाएगा। और फ्रिज में इसके अंदर ज्यादा अगर आइस जमे तो जब मान जाइए कि फ्रिज के अंदर प्रॉब्लम है, उसको सही करवाइए। तो इतना होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे पेचकस लग गया है, जैसे कि हमने बताया कि इसके अंदर पेचकस लग गया है, तो अब ये ठीक कैसे होगा? तो मैं कह रहा हूँ कि ये बदलने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। ये अगर हम बदल भी देंगे तो इसके कंप्रेसर में पानी होगा, क्योंकि कस्टमर तो ट्राई करता ही है, अरे कि हो सकता है थोड़ी देर बाद चले। ठीक है। तो वो कंप्रेसर पानी घिसता रहता है। ठीक है। जितना भी आइस पिघलेगा वो पानी बना के घिसता रहेगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर हम इसको बदल दें तो काम नहीं बनेगा। हो सकता है 10 दिन में, 15 दिन में, हो सकता है 2 से 4 दिन में कंप्रेसर डेड हो जाएगा। फिर कस्टमर का कहना ये रहेगा कि हमने आपको दिया, आपने इतना खर्चा लिया, फिर कंप्रेसर क्यों खराब हो गया?
जो कि हमको पता है कि हम इसको लगा रहे हैं, इसकी जिम्मेवारी है, और कुछ लगा रहे हैं उसकी जिम्मेवारी है। कंप्रेसर तो वही रहेगा, लेकिन कंप्रेसर 100% जलेगा। लेकिन उससे कैसे बचा जाए, उसका एक उपाय है जो कि मैं करके दिखा रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहले हम इस फ्रीजर को, इसको हम खोल के इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। और इधर आइए, उसके बाद ये जो जाली है ये भी अभी ठीक ठाक है, लेकिन हम इसको भी चेंज करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत ही तेजी से जब फ्रीजर के अंदर पानी जाता है तो डिस्चार्ज तक पहुंचते कोई देर नहीं लगती है उसमें, ठीक है। जो चीज सेक्शन के रास्ते खींच लेगा वो डिस्चार्ज तक तुरंत पहुंचेगा हर हाल में। तो इसको हमको बदलना पड़ेगा। अगर इसको हम नहीं बदलेंगे तो कंप्रेसर भी डेड हो जाएगा, और फ्रीजर कूलिंग कॉइल तो हर हाल में बदलना ही है। और कंप्रेसर का अगर तेल, ये तेल इसमें जो होता है, वो तेल अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो कंप्रेसर हर हाल में डेड हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है R600A, तो हमको R600 रेफ्रिजरेंट का जो तेल होता है, इस तेल में जितना भी हम निकालेंगे हमको पानी का बूंद बूंद गोला मिलेगा। क्योंकि पानी में तेल मिक्स होगा नहीं, तो हम अभी निकाल के दिखाएंगे, उसमें छोटा 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 पानी का गोला मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज रहेगा जो कंप्रेसर को बॉडी अर्थ करेगा, फ्रिज में करंट आएगा और कंप्रेसर डेड होगा। तो यही चीज को हमको सही करना है कि हमारा कंप्रेसर अभी सही है, चल रहा है, और इसको हमको बचाना है, और इनको हमको चेंज करना है। तो चलिए, सबसे पहले इसको खोलते हैं, फिर कंप्रेसर को खोल के बाहर निकालते हैं, फिर अंदर का जो फ्रीजर है उसको खोलते हैं। स्टार्ट। जो कि हमने बहुत ही कोशिश किया, लेकिन ये कंप्रेसर के पाइप के अंदर ही सेक्शन का पाइप टूट गया है। फिर भी हम इसको कोशिश करके निकालेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमको पहले कंप्रेसर को बाहर खोल के निकालना है, और फिर ये जो फ्रीजर है उसको भी बाहर निकालना है। तो हमको क्या करना है, जो फ्रीजर का कैपलरी होता है उसको कटिंग कर देना है। कैपलरी ट्यूब को कटिंग करने के बाद फ्रीजर को बाहर निकालने के लिए इस सेक्शन को पूरा सीधा करना है। तो अभी हम थोड़ा देर ठंडा होने देते हैं, इसको। चलिए, और इधर देखिए, ये जो डिस्चार्ज है ये अच्छे से पूरा निकल गया है। और इसका कहानी ये होता है कि ये जो रिपीट जहाँ लगा रहता है वहाँ पाइप थोड़ा दब जाता है, जिसके वजह से उसको निकालने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन निकल जाता है। ये पहली बार हमसे, मतलब बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ। चलिए, हम इसको उतारें। इसका जो बोल्ट होता है उसको हम खोल ले रहे हैं, और पीछे से जो सेक्शन और कैपलरी है जॉइंट, उसको हमने कटिंग कर दिया है, कंप्रेसर के मुंह से निकाल दिया है। और अब इसको खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। उसके साथ साथ हमको यहाँ थर्मोस्टेट का जो सेंसर है उसको खोलना पड़ेगा। तो इसको भी खोलवाते हैं। तो ये कुछ अलग ही है, इसमें ये पाइप निकल नहीं सकता है, ये बॉडी के अंदर इंसुलेट है, मतलब जाम है थर्माकोल में। तो यहाँ से हम कटिंग कर देंगे, और साइड से फिर यहाँ होल मारेंगे, ठीक है। यहाँ होल मार के फिर जो हमारे पास नया फ्रीजर आएगा उसका पाइप इसके रास्ते से डाल देंगे बाहर, और फिर पीछे कंप्रेसर में लग जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से कटिंग करके इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब ये कट चुका है, बाहर निकालिए। तो इसको हम
नया लगाएंगे और फिर कंप्रेसर को भी बाहर निकाल के दिखाते हैं। ये कंप्रेसर भी निकल चुका है यहाँ से, और इसको तो हम रहने देंगे अभी। इसका जो ये पाइप है ये काट देंगे और ये काट देंगे, और इसी में जो दूसरा नया वाला हम लगाएंगे कंडेंसर, वायर से इसी में बांधने को वो मजबूत रहेगा। अगर हम इसको निकाल देंगे तो वो वाला कंडेंसर पतला रहेगा, इससे इसके घाट में नहीं फंसेगा, वो तो कमज़ोर ही रहेगा। उससे अच्छा इसको उसी में रहने देते हैं। के रास्ते से हम तेल को निकालेंगे। देख सकते हैं तेल निकल रहा है इसमें, और काफ़ी पतला तेल है, ऐसा लग रहा है जैसे पानी। और पूरा ऑयल निकालने के बाद हम इसमें दूसरा ऑयल डालेंगे। इस ऑयल में नमी हो गई होगी, जैसे पानी का बूंदा आ गया होगा, ठीक है। और इसमें कुछ कचरा भी आ रहा है, और कंप्रेसर को थोड़ी देर के लिए धूप में सुखाएंगे, ठीक है। तो पूरा तेल इसमें से निकालें। कंप्रेसर से जो ऑयल निकला है इसमें हम बूंदा देख सकते हैं, गोला गोला पानी का बना है, और तेल के वो नीचे है, ठीक है। और इसको शायद आपको दिखा नहीं पाएंगे, और काफ़ी सारा कचरा भी इसमें है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कंप्रेसर को थोड़ा सा धूप में रखेंगे। आप 1 घंटे के लगभग यहाँ धूप पे इस तरह से रहेगा 1 घंटे तक। कंप्रेसर को धूप में थोड़ा सुखाया, इसके अंदर तेल में कुछ नमी थी, तेल को बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब हमारे पास R600 दूसरा तेल है, मतलब मैं पानी के बोतल में इसको रखा हूँ। थोड़ा सा बचा हुआ था, मैं नया मंगाया था, तो वो उस बोतल में कुछ लीकेज हो गया था, इसलिए हमने अलग एक बोतल में रख दिया था, ठीक है। और यहाँ पे लिख के रखा हूँ R600, ठीक है। तो ये R600 का कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट है, तो इसमें R600 नंबर ऑयल भी पड़ेगा। इसमें इतना ऑयल पर्याप्त है, लगभग 200 ग्राम है, ठीक है। अब हम इसको जो है इसमें चार्ज करेंगे। कंप्रेसर ऑन करिए। तो इस तरह से हम अगर एक माउथ मूव देंगे तो एक माउथ से ये धीरे धीरे सारा तेल खींच रहा है, पूरा तेल इसमें चला गया है, ठीक है। अब जो भी थोड़ा बहुत निकल रहा है इसको हम फ्लश कर देंगे। अगर फ्लश नहीं करेंगे तो इसमें से ऑयल जो है फ्रीजर में चढ़ जाएगा, तो थोड़ा दिक्कत आएगा। अभी हमारे पास ये जो कूलिंग कॉइल था ये लीकेज वाला है, और ओरिजिनल ये गोदरेज का कूलिंग कॉइल हम इसमें लगाएंगे। इसमें इसमें अलग से कोई चीज नहीं लगाना है। देख सकते हैं कैपलरी भी साथ इसके दे दिया है, और सेक्शन भी साथ इसके दे दिया है। ने कमेंट में हमसे पूछा था कि सर फ्रिज का जो डाटा होता है उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो हमने कहा भाई जल्द ही लाएंगे। तो इसमें भी वही डाटा वाला मैटर है। अगर इसमें कैपलरी और सेक्शन अलग लगाना रहता हमको, तो हम इसमें 31 साइज का कैपलरी यूज करते, वो भी 9 फुट। तो देख सकते हैं इतना इधर निकला है और इतना यहाँ लच्छा बनाया गया है, ठीक है। जब भी फ्रिज में कैपलरी लगाएं तो फ्रिज के जहाँ कूलिंग होता है वहाँ कैपलरी का रोल लगा दें, और थोड़ा सा बढ़ा दें जहाँ फिल्टर ज्वाइंट होता है 1 से 2 फीट, ठीक है। बाकी का रोल आप कूलिंग कॉइल के पास से ही करें, उससे कूलिंग में थोड़ा फर्क आता है, कूलिंग अच्छा करता है, ठीक है। और इसमें जो सेक्शन है वो हमारा करीब 4.5 और फीट है, ठीक है। तो ये जो है कंपनी का फिटिंग है कैपलरी, ये तो बहुत बढ़िया काम करेगा। अगर हमारे पास जैसे एलजी का आ जाता है, तो एलजी का कूलिंग कॉइल हमको रेडीमेड मिलता है, और सेक्शन और कैपलरी अलग से ज्वाइंट करना रहता है। तो इसमें तो 31 का लगा है, इसमें 31 के बाद 36 का भी काम करता है।
ठीक है। फिलहाल ये कैपिलरी का साइज कितना होगा, ये 9 फुट के लेंथ में है कैपिलरी, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी सेक्शन और कैपिलरी अगर अलग लगाना पड़े तो 9 फीट से नीचे कैपिलरी नहीं लगानी चाहिए सिंगल डोर फ्रिज में, ठीक है। और सेक्शन 4 से 5 फीट जितने में आप मैनेज कर लें, ठीक है। और इसमें जब हम पीछे का कंडेंसर लगाएंगे तो देख सकते हैं 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 वाला राउंड है, ठीक है। तो ये इधर आइए पीछे, थोड़ा सा छोटा लग रहा है क्योंकि इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इसकी लंबाई ज्यादा है। तो ये लंबा है, चौड़ा है, तो मिला के दोनों बराबर ही आएंगे, ठीक है। तो हमने इसको इसलिए नहीं निकाला कि इसका जो ये स्लॉट है और ये स्लॉट है, ये स्लॉट में फंसेगा नहीं क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्रू पे ठोकेंगे तो इसका बॉडी ये वाला कमजोर होता है, स्क्रू सही से धंसेगा नहीं उसमें, ठीक है। तो हमको यहीं पे एक वायर से, जो कैपिलरी ट्यूब वाला वायर वायर होता है, वो लेके यहाँ लगा देना है और यहाँ लगा देना है और यहाँ लगा देना है, यहाँ लगा देना है, और वो मजबूत से पकड़ लेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने पुराने वाले के ऊपर इसको लगाने का फैसला किया, ठीक है। और इससे मजबूती रहेगी, मजबूती रहेगी, और जो है हम कभी भी इसको उठाएंगे इधर उधर करेंगे तो ये टूट के निकलने का समस्या नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक खोल किया और सेक्शन को पीछे निकालने के लिए, तो इसमें से हम डाल के इसे सीधे पीछे खींचिए, खींचते रहिए, हाँ खींचते रहिए आराम से, आराम से। और इसको, हाँ थोड़ा और, बस। तो अब ये यहाँ पे बैठ गया है, और इसके बाद हम इस यहाँ पे पैनल को लगाएंगे, ठीक है। तो ये टाइट हो जाएगा, उसके बाद हम बताते हैं और क्या करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एवापोरेटर है, ये अच्छे से पूरा बैठ गया है और टाइट भी हो गया है। अब ये जो थर्मोस्टेट का सेंसर यहाँ लटक रहा है, इसको हम वहाँ पे कनेक्ट करा देंगे। फिलहाल अगर ये खराब है कि सही है, हमने इसका कोई चार्ज भी नहीं जोड़ा है। अगर आगे चल के बर्फ जमाएगा, कस्टमर के ध्यान में हम बता देंगे कि आप ध्यान रखिएगा, अगर ज़्यादा बर्फ जमेगा इस स्विच को आप बदलवा दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल इतना इधर हो गया। अब पीछे क्या कर रहे हैं, सेक्शन को लगा दिया यहाँ तक। अब ये यहाँ कनेक्ट होगा फ्लश करने के बाद, और ये कैपिलरी भी यहाँ फिल्टर के पास पहुंच जाएगी। अब हम यहाँ पे नया वाला कंडेंसर जिस तरह से कह रहे थे लगाने के लिए, उस तरह से इस पे लगा के दिखाते हैं। लेंथ थोड़ा लंबा है, इसको हम इस तरह से मोल्ड करेंगे लेंथ को कम करने के लिए, आसानी से ये एडजस्ट हो जाएगा। और आसानी से देख सकते हैं जगह पे आ गया। तो इसको लेंथ को काटना नहीं है, ऐसे ही मोल्ड करके हमने डिस्चार्ज के पास ज्वाइंट करने के लिए इसको सेट कर लिया। अब हम यहाँ पे देखें आसानी से इसमें सोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है हम यहाँ कैपिलरी को जो है सोल्ड करेंगे, तो इसका और ये सेक्शन इतना, तो यहाँ पे ये भी बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा हम राउंड कर देंगे, 1-2 राउंड। और इसका भी लेंथ जो है आ गया, ठीक है। और इसको इस साइड में से कर देंगे, और यहाँ बीच में फिल्टर लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको कनेक्ट करते हैं, कर दिया है। अब इसमें सुहागा ब्रिजिंग होगा, क्योंकि यह लोहा है और यह कॉपर है, तो इसको बहुत ही सावधानी से करना रहता है। हम करके दिखाते हैं। अगर जॉइंट जहाँ करें अगर वहाँ ब्रिजिंग मतलब कॉपर पाइप या लोहा पाइप एकदम क्लीन रहता है तो बहुत ही अच्छा पकड़ करता है। ये तो हमारा कॉपर टू कॉपर है, इसको बहुत स्लो टेम्परेचर करके बहुत बाकायदे से ब्रिजिंग करना पड़ता है।
इतना हमारा हो चुका है। अब एक बार यहाँ से थोड़ा सा फ्लश करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ ब्लॉक हो गया है। इसको थोड़ा सा बंद करके देखेंगे इधर से एयर खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है। इतना तो हमारा क्लियर हो जाएगा। चालू करिए। और इधर से तो मान लीजिए प्रेशर आ रहा है, कोई भी ब्लॉकेज नहीं है। इधर से भी खींच रहा है, तो यहाँ यहाँ कोई ब्लॉकेज नहीं है। बंद करिए। एक थोड़ा सा पाइप कनेक्ट करेंगे 1/4 का, जो कि इतना साइज में, ताकि यहाँ हम जब डायरेक्ट अगर इस फिल्टर को लगा के कनेक्ट करेंगे तो इसमें सिरका जेल होता है, काफ़ी ज़्यादा हीट होगा क्योंकि यह लोहा है, यह कापर है, टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो सिरका जेल होते हैं वो फूट जाते हैं, जिसकी वजह से चोक हो जाता है और ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, यह चोक हो जाता है। तो ये फिलहाल अभी हम इसको लगाते हैं यहाँ पे पाइप, डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे लगाएंगे पाइप 4 साइज का, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद फिल्टर को कनेक्ट करेंगे, आसानी से हो जाएगा। हीटिंग टेम्परेचर ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद हम जब यहाँ लगाएंगे तो ये जल्दी से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये ब्रिजिंग तो हो चुका है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ये लेंगे 16 का पाइप, एयर निकालते हैं, कभी कभी चोक हो जाता है तो यहाँ से भी निकाल देते हैं। और इसका माउथ दाबने से अच्छा है, इसमें जो जो साइज मांग रहा पाइप वहाँ पे कनेक्ट करा दें। जैसे इसमें 2 साइज मांग रहा है, एक 1/4 का, एक 16 का। 16 आ गया और ये 1/4 आ गया। और अब हम यहाँ पे जो है ब्रिजिंग करेंगे और आसानी से हो जाएगा। ज्वाइंट हो चुका है। अब हम यहाँ पे कैपलरी को अच्छे से इसका माउथ कटिंग करेंगे। और यह 31 साइज का कैपलरी है, बहुत ही आराम से इसका माउथ कटिंग करेंगे। माउथ का मुंह पलटा ना रहे, एकदम सीधा रहे, जो कि आसानी से ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कट चुका है ये। और इसको हम इसमें कनेक्ट करेंगे। ठीक है, देंगे इतना कि मतलब इससे बाहर ना निकले वो। नहीं करना है और ज्यादा माल पट्टी नहीं गिराना है, नहीं तो ये ब्लॉक हो जाता है बहुत जल्दी। तो ये हो चुका है। हमारे पास वैक्यूम पंप है तो हम इसका एयर वाला माउथ बंद कर देंगे और सेक्शन से एक बार फ्लश करेंगे। एक बार सेक्शन से फ्लश करेंगे हम, तो ये आ रहा है प्रेशर, इसका मतलब हमारा कहीं भी कोई भी ब्लॉकेज नहीं है। ठीक है, बंद करिए फ्रिज को। सेक्शन को भी ज्वाइंट करेंगे। स्टॉप। तो ये सेक्शन को भी हम ज्वाइंट कर चुके हैं। अब ये कंप्लीट हो चुका है।
तो अब हम इसमें करेंगे वैक्यूम, यहाँ से लगा के गेज, और वैक्यूम करने के बाद इसमें करेंगे R600 नंबर गैस का चार्जिंग। ठीक है, तो ये इतना सारा काम करने के बाद अगर फ्रिज चल गया, चोक नहीं हुआ, तो कंप्रेसर भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें से नमी और ऑयल पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया, नमी सुखा दिया गया, कंडेंसर को भी चेंज कर दिया गया, एवापोरेटर को भी चेंज कर दिया गया। अब जाके ये फ्रिज चलेगा। अगर हमने ये कंडेंसर को ना बदला होता तो इसमें जो भी पानी होता बाद में कंप्रेसर में आता, और फ्रीजर तो हर हाल में बदलना ही था, जिसके साथ कैपिलरी सेक्शन दोनों थे, और कंप्रेसर के अंदर जो तेल थे उसमें नमी आ चुके थे। तो इतना करने के बाद बताइए, छोटा सा फॉल्ट था, अगर वो चक्कू ना लगा होता, पेचकस ना लगा होता, तो फ्रिज में इतना कुछ करना भी नहीं पड़ता, और थोड़ा बहुत खर्चा था, वो बर्फ जो जमा रहा था स्विच बदलवाने से सही भी हो जाता। ये वैक्यूम आधा घंटा होगा, -30 तक जाएगा। उसके बाद हम इसमें R600 नंबर गैस चार्ज करेंगे। तो अब ये जो है -30 तक आ चुका है, और अब हम इसको करेंगे R600 नंबर गैस चार्ज इसमें करेंगे। ठीक है, और इसका बैक प्रेशर और इसका एम्पियर सब कुछ देख के काम करेंगे। और वैक्यूम है फ्रिज, इसलिए बहुत तेजी से गैस को खींचता है। अगर लिक्विड जाएगा तो बहुत तगड़ा जो है, मतलब ज़्यादा गैस हो जाएगा इसके अंदर, और समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है फ्रिज के सिस्टम में। ठीक है, तो अब फ्रिज को चालू करिए। तो ये चला, और ये सुई हमारी जो है 0 से नीचे जा रही है, इसको हमको मेंटेन करना है, इसको जाने देना है। अभी गैस कम है, हम इसका बैक प्रेशर जो है मेंटेन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो बैक प्रेशर है हमारा वो 0 तक मेंटेन हो गया है, और हीटिंग भी अच्छा खासा है, और कूलिंग भी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो आइए हम अंदर देखते हैं। पूरा गैस डाल के पूरा देख लिया, बहुत ही अच्छा कूलिंग यहाँ पे आ रहा है, बहुत अच्छा। ठीक है, अब इसको हम कस्टमर के यहाँ भेज देते हैं। अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, फ्रिज में सब कुछ ठीक हो गया। तो बताइए, एक ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं होता है कि एक्चुअली में हमको किस तरह से, अगर कोई चीज फ्रिज के अंदर बर्फ से ढक जाए तो उसको कैसे निकालना है। वो पेचकस छुरी लेके खुरचते रहते हैं कि जल्दी से छोड़े, हमारा हमको लेट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपके फ्रिज में अगर ज्यादा बर्फ आइस जम रहा है, उसको टेक्नीशियन से दिखवावें। अगर आप अपने फ्रिज को एकदम मिनी पे चला रहे हैं, फिर भी आइस आ रहा है, तो टेक्नीशियन को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके फ्रिज में नॉर्मली ऐसा कभी हो गया है कि आइस आ गया है, तो आप क्या करें, थोड़ी देर फ्रिज को बंद करें, या तो नॉर्मल पानी थोड़ा सा उसमें फेंक दें, वो दरवाज़ा खोल दें, या जल्दी निकाला तो थोड़ा देर दरवाज़ा खोल दीजिए, नॉर्मल पानी फेंक दीजिए, आपसे ही बर्फ छोड़ देगा सामान को, और आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। जल्दबाजी में इतना फॉल्ट आ जाएगा कि आपको फ्रिज को फेंकना पड़ेगा, या तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।